Good everyone, this is Junaid Khan, a regulated Canadian immigration consultant and also representing clients to the Immigration Refugee Board of Canada. Bill C-12 के accordingly बहुत सारी videos, बहुत सारी information आपको multiple media sources से, parliament से और House of Commons से मिलती रहती हैं. जो बहुत important 2 tips हैं, जो बहुत important चीज़ें हैं उसमें जो कि IRCC से related हैं या IRB Immigration Refugee Board से related हैं, उन पे आई फील लाइक के आई शुड टॉक अबाउट. और सेकेंडली जो मोस्ट रीसेंट अपडेट आई है बिल C-12 पे, उस पे भी एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं. फर्स्टली बिल C-12 के अकॉर्डिंगली इफ़ अ पर्सन stays in Canada for the period of 365 days, regardless of continuous staying or in gaps, वो IRB को रेफ़र नहीं किया जाएगा. दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो इज़. अब इस सिनेरियो को लेके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंटली बात की जाती है. आई हैव सीन मैनी पोस्ट और मैनी वीडियोज़ के अगर रेफ्यूजी केसेस बंद हो जाएंगे और असाइलम केसेस बंद हो जाएंगे और अगर आप 1 साल आपका स्टे हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते आपका, और जिन्होंने अप्लाई किया उनका कैंसिल हो जाएगा. सो इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात ये है कि IRB is a separate department. IRB Immigration Refugee Board is not linked with IRCC. So basically जब रेफ्यूजी केस सबमिट किया जाता है, असाइलम केस सबमिट किया जाता है तो वो IRCC को सबमिट होता है एंड देन IRCC रेफ़र करती है आपके केस को IRB में इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में, जो कि फर्दर रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न RPD को आपका केस रेफ़र होता है और आपकी जो फर्स्ट हियरिंग होती है वो RPD में होती है, रेफ्यूजी प्रोटेक्शन डिवीज़न में होती है. बट क्वेश्चन ये है, बिल C-12 ये कहता है कि अगर आपको कनाडा में 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, 365 डेज से ज़्यादा आपने स्टे कर लिया कनाडा में, तो आपका केस IRCC IRB को रेफ़र नहीं करेगी. दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन. IRCC उसे कैंसिल नहीं करेगी. IRCC उसके ग्राउंड चेक करते हुए उसको अबैंडन नहीं कर देगी. ठीक है. द ओनली पार्ट इज़ कि IRCC आपके केस को IRB में इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में रेफ़र नहीं करेगी. तो अगर इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में रेफ़र नहीं करेगी तो कहाँ रेफ़र करेगी? नाउ द सेकंड आंसर इज़ कि आपकी एप्लीकेशन पे प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट होगी. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ हैविंग रेफ्यूजी हियरिंग अंडर RPD, आपका केस CBSA में PRRA प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट में चेक किया जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ बेसिकली जो रेफ्यूजी केसेस के हवाले से बात की जा रही है. लेकिन इसमें क्रूशियल पॉइंट ये है जिस पे सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में ये बात की गई कि जो प्री इस पे अप्रूवल हो रही है, मतलब कि अगर ये आज बिल को रॉयल असेंट मिल जाता है तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी फ्रॉम द ईयर ऑफ 2020. सो a lot of I was reading Amnesty International was not very happy about that because ऐसा लगता है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के हवाले से भी कि बहुत सारे ऐसे लेजिटिमेट रेफ्यूजी केसेस हैं जो इस डिसीजन से इम्पैक्ट होंगे. तो सेकंड रीडिंग में, थर्ड रीडिंग में भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया. बट द मोस्ट रीसेंट अपडेट ऑन दिस वन इज़ कि 5 years रिव्यू प्लान किया गया है इस पे कि वी विल हैव दिस इम्प्लीमेंटेड एंड वंस ये इम्प्लीमेंट होगा और इस पे 5 year के बाद इस पे रिव्यू किया जाएगा एंड देन वी विल हैव टू फाइंड आउट कि इन द पास्ट 5 years जो बिल C-12 था क्या उस पे इम्प्लीमेंट होने के बाद चीज़ें कनाडा के लिए, कनाडा की सिक्योरिटी के लिए बेहतर हुई हैं या फिर इसको मज़ीद चेंज करने की कोशिश भी की जा सकती है उस टाइम पे. तो दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट अपडेट. और क्विक रिफ्रेशर अगेन, अगर आपको 1 साल हो गया, अभी तो बिल को रॉयल असेंट नहीं मिला, बट वंस द बिल गेट द रॉयल असेंट, अगर आपको कनाडा में 1 साल हो गया आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केस IRB को रेफ़र नहीं होगा, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट की तरफ जाएगा. We will discuss this in further more videos as well, and thank you very much for listening.